दोस्तों ये जासूस जीके सीरीज जो हमने चलाई भी है IBACIU PYQs की ACIU 17 जनवरी 2024 का ये आपका सेकंड शिफ्ट होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट हम लोग इजीली पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा और उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया था कि अगर कभी दुनिया की बात करी जाए कि दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने करी, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर कभी ये बात होती है कि भाई भारत में किसने स्थापित किया, तो एम एस स्वामीनाथन, जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। भारत में कब 1956 60 समथिंग इतना डेट आता है, एग्जैक्ट डेट कभी भी इसकी नहीं आती ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदे क्या हुए? भारत अपने आप में आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ रिलायंट हो गया। किसमें? प्रोडक्शन में। किसके प्रोडक्शन में? गेहूं, राइस, सेरस जो भी हमारे होते हैं उन सभी के प्रोडक्शन में हम लोग काफी आगे बढ़ गए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम किसी पे डिपेंडेबल नहीं रहे, ये भी चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। हमने हमेशा से यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट की बात करी है, यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट की हम लोग बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में करने वाले हैं कि भाई जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति से, इससे नुकसान क्या हुए? इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग रीजन। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना, उसने उत्तर भारत में तो अच्छा पकड़ बनाया। उत्तर भारत को उसने यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन एरिया को बहुत समृद्ध बना दिया। वहां के किसानों को बहुत अच्छा मतलब एक मौका मिला। लेकिन अगर हम जाते हैं दक्षिण में, लेकिन हम जाते हैं पूर्व में, पश्चिम में, इसका प्रभाव आपको सेम यानी कि अधिकतम देखने को नहीं मिला। तो यस, इसने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि आर्थिक असमानता में वृद्धि करी, बिल्कुल ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ठीक है। हमने इसमें तीन चीजों पे ध्यान दिया कि जो हम खेती करेंगे वो किस पे करेंगे भाई? चावल, ठीक है, गेहूं और सिरल्स। अब आप सिर्फ इसी को ही लगाओगे ना, तो भाई जमीन से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे जो बाकी फसलों के लिए भी जरूरी है। जो बाकी फसल आप लगाओगे उसके लिए जरूरी है। एक ही फसल लगाने से, एक ही चीज पे ध्यान देने से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये वाला भी ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, बिल्कुल, अगर आप ज्यादा पैदावार करोगे तो आपको ज्यादा पानी चाहिए। अब जहां पे नदी है, जहां पे डैम है, वहां पे तो इरिगेशन, वहां पे तो जो आपका पानी है वो मिल जाएगा। लेकिन जहां पे ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, वहां पे जो ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का ग्राउंड वाटर होता है ना, उसका लेवल, क्योंकि ये तो कम क्यों का, क्योंकि आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, तो ट्यूबवेल से पानी बाहर आएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, बिल्कुल, जब आपको पैदावार अधिक करनी है तो आप कीटनाशक डालोगे, तब आप केमिकल जो आपका फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल करोगे, तब आप अपने लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करोगे। तो यस, जब आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो किसमें? खेती में, तो वहां पे केमिकल डिग्रेडेशन हो जाएगा सॉइल का। ठीक है, रासायनिक क्षरण यानी कि आप जो मिट्टी है उसमें किसको मिला रहे हो? केमिकल को मिला रहे हो। तो बिल्कुल ये चारों ही नकारात्मक इफेक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे क्या हो जाना चाहिए? ये 2 वाला ABCD। ठीक है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टैट्यूटरी बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन 1 जनवरी 2015 में इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाया गया भारत में। जैसे योजना आयोग था, इसकी जगह योजना आयोग का जिक्र भी भारत के किसमें नहीं है? संविधान में नहीं है, लेकिन इसको लाया गया 1950 समथिंग में इसको लाया गया था। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है ना, इसको लाया गया था योजना आयोग को। अब कुछ ऐसे बॉडीज होती हैं जिनका संविधान में जिक्र होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे यूपीएससी, जैसे CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे अटॉर्नी जनरल, इन सभी का जिक्र आपको मिलेगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर OBC, नेशनल कमीशन फॉर SC, ठीक है, ये आपको मिलेगा। ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये है जिनको जो पावर्स है वो कहाँ से मिलती है? संविधान से। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, CAG हो गया, ऑडिटर जनरल हो गया, इन सबको
पावर कहाँ से मिल रही है? संविधान से मिल रही है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, उनको शक्ति कहाँ से प्रदान होती है? संविधान में। संविधान में एक विधेयक लाया जाता है, जिस विधेयक में जैसे सीबीआई की बात करी जाती है कि भाई सीबीआई के लिए एक एक्ट लेके आ रहे हैं हम लोग कि अब सीबीआई को गठित कर देंगे, इसके पास ये पावर्स रहेंगी, इसके पास ये काम रहेंगे, ये काम हो जाएंगे, ऐसा करने पर ऐसा होगा। तो ये इसके अनुसार काम करेगी। यानी कि पार्लियामेंट ने एक नियम कानून बनाकर किसी एक संस्था को बना दिया, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ में आ गया? तो ये पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी इज ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु असैसिनेटेड किंग बृहद्रथ ऑफ द मौर्यन एम्पायर? अभी आपको मैंने इससे पहले वाले सेट में बताया था कि जो मौर्यन एम्पायर था उसकी स्थापना किसने करी थी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य भाई पहला भारत का शासक था जिसने भारत को समग्र रूप से अखंड बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में किसने हेल्प करी थी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। मैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में किसने करी थी भाई? कौटिल्य, आप इसको चाणक्य, विष्णुगुप्त, आप कुछ भी कह सकते हो। वैसे ही जो इनका बेटा था एक बिंदुसार, ठीक है, और उनका बेटा था अशोका। अशोका को राजा बनाने में किसने हेल्प करी थी? राधा गुप्त ने। किसने? जजपेट, ठीक है, किसने करी थी? राधा गुप्त ने करी थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। बृहद्रथ मौर्यन साम्राज्य का, मौर्यन डायनेस्टी का अंतिम राजा था। ये एग्जाम में कई बार आता है, अंतिम राजा था। इसको इसी के ही गवर्नर, इसी का ही प्रधानमंत्री था एक, ठीक है। वैसे इसका गवर्नर भी बोलते हैं कई जगह, कई बुक में प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। तो इसका एक प्रधानमंत्री था पुष्यमित्र शुंग। अब ये जो बृहद्रथ था ना, ये बृहद्रथ बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहा था। और ये पुष्यमित्र शुंग जो था ये ब्राह्मण था। इसने देखा कि भारत में एकाएक आप बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है, इसने इस वजह से इसको मार दिया बृहद्रथ को। और इसने बहुत जुल्म भी किए थे बाद में जाकर बुद्धिस्ट से रिलेटेड। फिर इसने अपनी एक डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। हालांकि ज्यादा ये भी नहीं चली, शुंग डायनेस्टी इसने बनाई। पुष्यमित्र शुंग ये बृहद्रथ के बाद भारत का राजा बनता है। मौर्यन डायनेस्टी को ये क्या कर देता है? खत्म कर देता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। कुजुल कटफिशस का कई बार आपने नाम सुना होगा भाई, शक शासक था और ये कुषाण शासक था। ये कनिष्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में क्या आता है भाई कि बौद्धों की फोर्थ काउंसिल कहाँ पे हुई थी? बुद्धिस्ट की फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई थी। किसके दौरान हुई थी? कनिष्क के दौरान हुई थी, है ना। हीनयान को ये मानता था। ओके, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जैन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जैन लोगों के सर्वाधिक क्या है? परसेंटेज है, ठीक है, प्रतिशत है उनका, देखा जाए तो किसमें? जनसंख्या में। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैन धर्म की स्थापना, तो अगर मैं सिर्फ स्थापना की बात करता हूं तो जैन धर्म की जो स्थापना है वो आप बोल सकते हो भाई ऋषभ देव। लेकिन अगर मैं वास्तविक स्थापक यानी कि रियल फाउंडर बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे आप वर्धमान महावीर, ठीक है। वैशाली में जन्म, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। वर्धमान महावीर, इन्होंने जैन धर्म में किसको जोड़ा था? इन्होंने जैन धर्म में एक अणुव्रत जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचार्य, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देंगे। जैन धर्म सर्वाधिक कहां पर, जैन धर्म के लोग सर्वाधिक प्रतिशत में कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये भी आप लोग ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बुद्धिज्म का होता तो बुद्धिज्म में भी आंसर क्या होता? आपका महाराष्ट्र होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फॉल्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखो, जब भी आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि को हमने 3 भाग में बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग है भाई? प्राइमरी, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक, जिसे हम, फिर सेकंड आता है सेकेंडरी, फिर थर्ड आता है टर्शियरी। ओके, प्राइमरी में रॉ मटेरियल का मतलब जैसे कि खनन, जैसे कि खेती करना, ठीक है भाई। चावल आप यहाँ पे उगाओगे, चावल को ले जाओगे यहाँ पर क्या करने?
चावल का आटा बनाने, आप गेहूं यहाँ पे उगाओगे, लेकिन गेहूं का आटा कहाँ बनेगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है भाई? रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, ठीक है, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, विनिर्माण, ठीक है, ये सब आपका किस में होता है? सेकेंडरी में होता है। टर्शरी जिसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र, जैसे भाई अगर आप जोमेटो से खाना मंगाते हो, स्विगी से खाना मंगाते हो, आप किसी से भी खाना मंगाते हो, भाई वो एक सर्विस है। आप रेड बस से, आप अभी बस से, जो भी है उनका मेरे को एप्लीकेशन नहीं पता, आप ट्रेन से सफर करते हो, वो भी एक सर्विस है। तो ट्रांसपोर्टेशन, भाई आपको जाना है मतलब एरोप्लेन से जाना है दिल्ली टू मुंबई, तो आपने किसका सहारा लिया? भाई रेलवे का लिया, आपने एरोप्लेन का लिया, तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है? सेवा में आता है। स्टोरेज, स्टोरेज क्या है भाई? आपके पास कुछ सामान है, आपको एक वेयर हाउस में रखना है, तो वेयर हाउस वाला आपको क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पे आप रख लो 10 दिन तक, आप मुझे 10,000 20,000 रुपये जो भी उसका किराया है वो आप मुझे दे देना। तो ये आपको एक सेवा दे रहा है, आपको सामान अपना सेव रखने की, ठीक है। तो ये किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती क्या है कि टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर इन्होंने दोनों दे दिया, ठीक है। आंसर इसका भाई दोनों होना चाहिए, क्योंकि टर्शरी सेक्टर को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। पहली बात तो ये है, टर्शरी सेक्टर को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो इसका ये दोनों आंसर होगा। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये पिछले बार का जो आंसर किया उसमें गलत है। Which of the following dynasty is also known as the slave dynasty? अभी आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। चलो हम दिल्ली वंश पहले से, दिल्ली सल्तनत एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत एक बार दोबारा से पढ़ें, ऐसे याद रखना, SKT, S और L, ठीक है। S से स्लेव का मतलब है दास वंश, का मतलब है ममलूक, ठीक है, ममलूक डायनेस्टी, ठीक है। K से खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। T से तुगलक डायनेस्टी, S से सैयद डायनेस्टी, L से लोधी डायनेस्टी, ठीक है। ये हो गया। स्लेव डायनेस्टी ने कब से कब तक राज किया भाई? 1206 से 1290। इसने कब से कब तक करा भाई? 1290 से, 1290 से कब तक करा? 1314 या 1320, ठीक है, 1320 समथिंग आता है, 1320 से, ठीक है। फिर ये कब तक करते हैं? बेसिकली इनका थोड़ा टाइम पीरियड वैसे ही था, मतलब तुगलक का थोड़ा ठीक ठाक था, सैयद का तो 25-26 साल रहा, ठीक है, लोधी डायनेस्टी का भी ठीक ठाक रहा, ओके, सबसे कम सैयद का ही रहा था, ओके। तो ये भी चीजें आप लोग यहाँ पे याद रखना। 1320 समथिंग से 1414 तक इनका रहता है, 1414 से 1500 1414 से 1456 तक इनका रहता है, और 1456 से 1526 तक इनका रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे होगी तो देख लेना आप लोग, ओके। तो ये होता है SKTSL, ये याद रखना। स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी की गयासुद्दीन तुगलक ने, सही डायनेस्टी की खिजर खान ने, लोधी डायनेस्टी की किसने करी थी? 3 तो इसके राजा हुए, ठीक है, सिकंदर लोधी, ठीक है, सबसे लास्ट में हुआ इब्राहिम लोधी, और पहला कौन सा था? लोधी डायनेस्टी का पहला राजा कौन सा था? ठीक है, तो दूसरा तो हो गया सिकंदर, और तीसरा हो गया आपका इब्राहिम, जो अपने किस में मारा गया था भाई? पहला शासक कौन सा? मेडिएवल हिस्ट्री का पहला शासक जो मारा जाता है, ठीक है, बैटल ग्राउंड में। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सिकंदर लोधी भाई किताबें लिखता था गुलरुखी, ठीक है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ये आपका पहला शासक था, यानी कि इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ममलूक डायनेस्टी को ही हम क्या बोलते थे? स्लेव डायनेस्टी कहते थे। 1206 में जब गौरी मर जाता है, तो गौरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और अपनी राजधानी कहाँ पे बनाता है भाई? लाहौर में बनाता है। इसके बाद
कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर जाता है, कब मर जाता है? 1210 में मर जाता है। क्या खेलते हुए मरता है? चौगान खेलते हुए मरता है। तो इसका जो गुलाम था एक 1211 में वो बनता है इल्तुतमिश, इलबारी तुर्क था इल्तुतमिश, ठीक है। वो राजधानी कहाँ पे लेके आया? वो लेके आया राजधानी दिल्ली में। इसीलिए कई बार एग्जाम्स में इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का मतलब है रियल फाउंडर भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। चलो अब आया अगला पॉलिटी से क्वेश्चन आपका। कंसिडर करिए भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि जो हिंदी भाषा है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। ये हमारी एक आधिकारिक भाषा होगी। बिल्कुल ठीक है भाई, हिंदी हमारी एक आधिकारिक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। मैंने आपको समझा रखा है, राष्ट्रभाषा भारत की है ही नहीं। भारत की राजभाषा क्या है जिसमें भारत का काम होगा? वो होगा हिंदी। इंग्लिश वर ऑल्सो एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है भाई, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि भारत की जो राजभाषा है उसमें इंग्लिश को भी जोड़ा गया है 10 सालों के लिए। जब से संविधान लागू होता है उसके बाद 10 सालों के लिए इंग्लिश को भी जोड़ा जाएगा और धीरे धीरे हम इंग्लिश को पूर्णतः ही बंद कर हिंदी में उसको वापस ले आएंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। तो पहली बात तो 10 साल नहीं था, संविधान में 15 साल के लिए था ये। तो ये दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। Marathi and Tamil are among the languages that are also used for official purpose in the union। भाई ये क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ठीक, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है? तो भाई वो स्टेटमेंट कैसे ठीक हो सकती है? ये तो नहीं है। सिर्फ 2 ही तो लैंग्वेज है। देखो मराठी और तमिल आपका किस में आएगा? ये आएगी आपकी 8th शेड्यूल में, जो कि 22 आधिकारिक भाषाओं में आएगा आपका। ऑफिशियल लैंग्वेजेस भाई ये आधिकारिक भाषा है, गुजराती, मराठी, तमिल, ठीक है, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, सैंथली, ठीक है, बोडो, डोगरी, ये सब किस में आता है? ये आपका आता है आधिकारिक भाषा में, ठीक है। राजकीय राजभाषा में नहीं आती है। राजभाषा में सिर्फ क्या है? इंग्लिश और हिंदी है। वो भी 15 सालों के लिए था, ये 10 सालों के लिए नहीं था। तो 2 आपके गलत हो गए, ओनली 1 इज करेक्ट। ओके चलो अगला क्वेश्चन। Which of the following state has the lowest sex ratio as per 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, उसे बोलते हैं हम लिंगानुपात, ठीक है। तो सबसे कम जो आपको मिलेगा वो तो आपको मिलेगा हरियाणा में, ठीक है। सर्वाधिक, ये सबसे कम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात यानी कि सबसे कम लड़कियां कहां पर है पुरुषों के सापेक्ष, वो है आपका हरियाणा में। सर्वाधिक कहां पर है भाई? सबसे पढ़ा लिखा स्टेट केरला, ठीक है। उसके बाद भी कई पुदुचेरी आता है, मेघालय, यहाँ पे तो लोएस्ट सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा, सबसे कम यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो केरला, सबसे पहले तो केरला आता है, ये फर्स्ट नंबर में आता है। फिर सेकंड नंबर में यूटी है, पुदुचेरी। फिर थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है। फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश है। 5वें नंबर में छत्तीसगढ़ है, ठीक है। 6ठे नंबर में मणिपुर है। 7वें नंबर पे मेघालय है, ठीक है। 8वें नंबर पे उड़ीसा है। समझ में आ गया? 8वें नंबर में आपका क्या है? उड़ीसा है। फिर आपका क्या आता है यहाँ पे आपका फिर आपका क्या आता है? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम आपको मिलेगा इन सभी में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला, तो आप इसमें मिल जाएंगे। फिर इसके बाद 9वें नंबर में कौन आता है? मिजोरम। तो सबसे कम कितनी हुई इसकी? मिजोरम की सबसे कम हुई इनमें। वैसे तो सबसे कम अगर भारत में बोलेगा तो हरियाणा, सर्वाधिक बोलेगा तो केरला, ओके। इन सभी ऑप्शन के हिसाब से पूछा था उन्होंने। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर इज बोरोड फ्रॉम। देखो जो भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान है, उसमें बहुत सारे प्रावधान हमने किसी न किसी देश से लिए हुए हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में आपने हमेशा आयरलैंड वाला देखा होगा, डीपीएसपी, कई बार आपने सुना भी होगा, ठीक है। उसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हमने कुछ वर्ड लिए, लिबर्टी से हम बोलते स्वतंत्रता। फिर हमने लिया एक वर्ड समानता, इक्वालिटी। फिर हमने लिया एक वर्ड भाईचारे से हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड हमारे प्रियम्बल में है। तीनों वर्ड हमने कहां से लिए? फ्रांस से लिए। जापान से हमने क्या लिया?
जापान से हमने लिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहां से लिया? जापान से लिया। यूके से हमने बहुत कुछ लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया है भाई? सिंगल सिटीजनशिप, ये आता है एग्जाम में। द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा आपको देखने को मिलता है ना, ये भी हमने कहां से लिया है? यूके से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपको आता है। सिंगल सिटीजनशिप हो गया। कैबिनेट सिस्टम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने सुना होगा ना, वो भी आपका हमने यहां से लिया। कनाडा से हमने क्या लिया है कि जो स्टेट गवर्नर है, ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री अपॉइंटेड स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, यानी कि केंद्र द्वारा हर राज्य में एक गवर्नर की स्थापित किया जाएगा, गवर्नर को भेजा जाएगा। ये हमने कनाडा से लिया है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है, नहीं तो उसका कार्यकाल तब तक होगा जब तक राष्ट्रपति चाहता है। और गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी कई बार बोलते हैं। समझ में आ गया? ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि स्टेट की मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाती है तो स्टेट में क्या लगा सकते हैं आप? आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके, अगला क्वेश्चन, अकबर इबॉलिश जजिया। पहली बात तो जजिया क्या है? जजिया वह कर होता है जो उनको देना होता था जो मुस्लिम नहीं होते थे। आपको बताया भारत में आधा से ज्यादा जो टाइम पीरियड है हमारे जो पास्ट का, उसमें जो हमारे शासक थे वो मुस्लिम थे। उन्होंने हिंदुओं पे या फिर सिखों पर या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं, जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाते, उनके बगैर जो धर्म है उनको टैक्स देने के लिए बोला कि भाई आप मुस्लिम नहीं हो, आप टैक्स दोगे। उस टैक्स को बोलते हैं हम जजिया। अकबर ने जजिया कर माफ कर दिया था 1564 में, बिल्कुल सही बात है। अकबर ने एक और चीज चलाई थी, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है कि भाई इस अकबर ने बोला कि अकबर ने कहीं आक्रमण किया, जैसे मान लो ये महाराष्ट्र था, अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया, इसको जीत लिया। अकबर ने बोला कि अब तू मेरा मनसबदार बन गया, यानी कि तेरी कुछ जो आर्मी रहेगी उसको पैसा मैं दूंगा, तेरे शहर को मैं चलाऊंगा, तू यहाँ पे राज करेगा, तेरा ही राजा का नाम रहेगा, बट कभी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो तुम मेरी हेल्प करने आओगे अपनी आर्मी के साथ में। ये होता है मनसबदार। ये इसका एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी इसको बना देता था कि ये मेरा मनसबदार है, ये मेरा सिविल सर्वेंट ऑफिसर है, ठीक है। शाहजहां ने इस्तेमाल स्टार्ट नहीं किया था, ये अकबर ने ही स्टार्ट किया था। दूसरी वाली स्टेटमेंट गलत है। औरंगजेब was the last of the prominent Mughal emperor and his reign marked the beginning of the decline of the Mughal empire। बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा कुछ है नहीं कि जब इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, तो मुगल एम्पायर का पतन भी स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, आपने मुगल एम्पायर, मैं यहां पे लिख देता हूं, अब ये रटना है, मुगल साम्राज्य। अब यहां पे देखो, सबसे पहले आपका आता है बाबर का बेटा, हुमायूं का बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां, देन औरंगजेब। ये आपको 6 बड़े राजा, इनका नाम याद रखना। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, वैसे ही पतन स्टार्ट हो जाएगा किसका? मुगल साम्राज्य का। बाबर 1526 में प्रथम पानीपत की लड़ाई लड़ता है, इब्राहिम लोदी को वहीं मार देता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, लेकिन 1530 में खुद भी मर जाता है। इसके बाद इसका बेटा यहाँ पे क्या करता है? शासन करता है 1530 से, ठीक है। फिर इसका बाद ये 40 में भाग जाता है। फिर उसके बाद सीधा ये 55 में आता है, 15 साल तक शेरशाह सूरी राज करता है, ठीक है। तो हम इसको 1555 यहाँ पे लिखने वाले हैं। अकबर 1556 में विक्रमादित्य हेमू को हराता है विद द हेल्प ऑफ बैरम खान, और 1605 तक भारत में राज करता है, ठीक है। इसके बाद जहांगीर बनता है भाई राजा 1605-6 के आसपास। 1627 तक ये राज करता है। इसके बाद इसका बेटा शाहजहां इसको कैद कर लेता है। 1628 में ये राजा बनता है, ठीक है। इसके बाद इसको भी कैद कर लेता है इसका बेटा औरंगजेब, ठीक है। तो ये 1657 समथिंग में ये राज कर रहा होता है। इसके बाद लड़ाई वड़ाई चलती है, दारा शिकोह को इसका बेटा पसंद कर
इसका बेटा था दारा शिकोह औरंगजेब। दारा शिकोह को शाहजहां पसंद करता था, लेकिन राजा बनने की काबिलियत किसमें थी? औरंगजेब में थी। तो औरंगजेब राजा बनता है भाई 1658 में, और 1707 में मर जाता है। औरंगजेब का पूरा नाम आलमगीर औरंगजेब, अपने आप को ये आलमगीर कहता था। जिंदा पीर भी कहता था, ये भी एग्जाम में आ रखा है, जिंदा पीर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, रट लेना आप लोग। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? ओनली 1 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बिल्कुल ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक तरीके से सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि इनका चयन जो होता है वो लोकसभा के लिए ही होता है, यानी कि जो सरकार बनती है वो उन्हीं की बनती है जो लोकसभा में बहुमत में होते हैं। राज्यसभा में बहुमत होने से सरकार नहीं बनती है, लोकसभा में वो पार्टी बहुमत में होनी चाहिए, हमारी मेजोरिटी में होनी चाहिए, तब जाकर सरकार बनती है। तो यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, फर्स्ट वन इज करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रालय में, उसके मंत्रिमंडल में, ठीक है, जो मंत्री होंगे वो 20% से ज्यादा नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो ये गलत है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे याद रखना यहाँ पे हुआ क्या था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद भी रखना है। 2003 में एक अमेंडमेंट आया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। उसने ये कहा था कि चाहे वो राज्य में चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो देश में प्रधानमंत्री हो, उनकी जो मंत्रिमंडल होगा वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है ना लोकसभा की, उसका 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया। तो ये कितना था? 15% था, ना कि 20। तो ये वाला भी गलत हो गया, मतलब पहला वाला तो ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। भाई ये बिल्कुल ठीक है ना, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। जब प्रेसिडेंट होते हैं वो तभी, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये 352 तभी लगा सकते हैं जब जो कैबिनेट का मतलब है, जो मंत्रिमंडल है, वो लिखित में रिकमेंडेशन करे कि अब आप राष्ट्र में क्या लगा दीजिए? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि कैबिनेट को हेड कौन कर रहा होता है? प्रधानमंत्री का। सारे मंत्रियों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट जो होती है वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट का हेड कौन हुआ? प्रधानमंत्री हुआ। तो प्रधानमंत्री अगर लिखित में ये सुझाव देता है कि आपको राष्ट्र में आपातकाल लगाना चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या लगाता है? आपातकाल लगाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट हैव मेंबर फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मस्ट का गलत है, पहली बात तो मस्ट तो होता है नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री होंगे सारे, गृह मंत्री, ठीक है, कृषि मंत्री, सड़क मंत्री, जहाजरानी मंत्री, जो भी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सारे के सारे ये मस्ट का नहीं है। ये सारे के सारे एक हाउसेज से भी हो सकते हैं, सिर्फ लोकसभा से भी हो सकते हैं, और सिर्फ राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों का मिक्सचर भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो मस्ट बोला हुआ ना इसने, ये गलत है। ठीक है, मस्ट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मस्ट तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है भाई? 1 and 3 इज द राइट वन। 2 वाले में क्या है? 20%, तो ये 15 होना चाहिए। यहाँ पे ये मस्ट वर्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 1 and 3। चलो अगला है, दोबारा से आपको स्टेटमेंट दे रखी है, जहां पे आपको अपने अनुसार पढ़ने के बाद आपको सही क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसने संवैधानिक दर्जा दिया अर्बन लोकल बॉडीज को। पहली बात तो अर्बन नहीं है 73rd में, 74th में है अर्बन। 73rd में क्या है? रूरल लोकल बॉडीज, ग्रामीण बॉडीज को, यानी कि जो क्या थी, एक आपने सुना है नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर परिषद, ये तीनों किस में आती है? म्यूनसिपैलिटी में आती है। पंचायत सिर्फ किस में आती है? पंचायत आती है रूरल एरियाज में। तो 73rd आपका किसका है? रूरल का है, ग्राम का है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो पहला वाला आपका गलत है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया,
ठीक है, इस एक्ट को बोलते हैं पैसा एक्ट, ये भी याद रखना पैसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यानी कि जो शेड्यूल एरियाज होते हैं भारत के, वह एरियाज जिनका अनुसूचित क्षेत्र, जैसे कि ऐसे क्षेत्र जहां पे ट्राइबल एरियाज रहते हैं, वहां पर भी पंचायतों को हमने एक्सटेंड करना है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज में 12 स्टेट में, जो 12 स्टेट है, जैसे झारखंड में आदिवासी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते हैं, बंगाल में आदिवासी रहते हैं, आंध्र प्रदेश में आदिवासी, जैसे भील हो गया, गोंड हो गया, इन सब के एरियाज में भी ये जंगलों में रहते हैं, मतलब मैं अभी जंगलों में नहीं रहते हैं बट पहले रहते थे, तो उनके स्टेट्स में जाकर वहां पर भी पंचायत को लागू करना है, पैसा एक्ट आपका वही है। तो भाई ये भी गलत है पहली बात तो, ठीक है, ये आपका 10 स्टेट में था, न कि 12 स्टेट। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे को हम 24 अप्रैल को मनाते हैं हर साल। पहली बात तो आप एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल ठीक है। अब 24 अप्रैल, ठीक है, क्या हुआ था 24 अप्रैल 1992 को क्या हुआ था यहाँ पे कि 73वां संवैधानिक संशोधन वो लागू होता है। 73वां संवैधानिक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA लिख देता हूं मैं, ये लागू होता है। इसी के तहत 24 को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। भारत में पंचायती राज के पिता कौन है, पंचायती राज व्यवस्था के पिता कौन है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के पिता कौन है? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, क्योंकि इन्होंने ही बोला था, 3 टियर सिस्टम इन्होंने दिया था, जिला, ठीक है, क्षेत्र और ग्राम स्तर पर पंचायत का 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, इन्होंने बोला था। भारत में द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं उसके पीछे रीजन है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने पहली बार भारतीयों को 1882 में जो लोकल बॉडीज थी उसमें भारतीयों के इलेक्शन के लिए रास्ता खोला था, यानी कि अब जो लोकल बॉडीज थी उसमें भारतीय भी इलेक्ट हो सकते थे। पहले सिर्फ अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन इसने भारतीयों के लिए भी वो जगह दी, तो इसीलिए द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज व्यवस्था के पिता बोलते हैं बलवंत राय मेहता जी को। ठीक है, तो हमारा सिर्फ 3 राइट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पोर्ट पूछे, दोबारा से एक मैप बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग करना है आपने, कांडला, ठीक है, कांडला यहाँ पर है भाई, ठीक है, फिर आपका हल्दिया, हल्दिया यहाँ पर है भाई, है ना, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। कोच्चि, कोच्चि कहाँ पर है भाई, कोच्चि यहाँ पर है ना, कोच्चि यहाँ पर है। और पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कांडला हो गया, मुंबई हो गया, मझगांव हो गया, मझगांव, ठीक है, मुरमा गांव हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, ओके, ये सब आपका कहाँ पर है, इस तरफ है। यहाँ पे क्या है आपका एन्नोर, ठीक है, विशाखापट्टनम भी यहीं पर है सब, हल्दिया, डायमंड हार्बर भी यहाँ पर है, ठीक है, ये सब आपका यहाँ पर पड़ता है आपका, ओके। तो कांडला कहाँ पर है, गुजरात में। कांडला का क्या हो गया भाई, गुजरात, यानी कि A का 4 है, तो A का 4 एक ही में है, बस आपने बिना देखे आगे टिक मार देना है, कोई दिक्कत यहाँ पे करने की है नहीं बाकी। ओके, अगला क्वेश्चन, द हड़प्पन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकावेटेड बाय, हड़प्पन साइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसका टाइम पीरियड है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हड़प्पन साइट, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा है वह सिंधु नदी के किनारे है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा ये लोग बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो घग्गर हक्कर नदी भी कई बार एग्जाम में आता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई हुई थी तो सबसे पहला जो नगर मिला था वो हड़प्पा मिला था, ठीक है। और दूसरा नाम इसका क्या है, एग्जाम में आता है, ब्रोंज सिविलाइजेशन भी हम इसको कहते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन और ब्रोंज सिविलाइजेशन भी इसी का ही नाम है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब हड़प्पा हो गया यहाँ का शहर हड़प्पा, दूसरा बड़ा शहर है इसका मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, है ना, लोथल तो इसका एकमात्र पोर्ट सिटी था, फिर चन्नूधरो,
ओके, चलो अब हम यहाँ पे करेंगे कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई आपके लिए, यहाँ पे आपको जो समझना है वो है हड़प्पन साइट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पन साइट है वो किसने खोजी थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी की मैं यहाँ पे आपसे ये इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, दयाराम साहनी। कब करी थी भाई इन्होंने स्थापना इसकी? 1921 में करी थी। राखल दास बनर्जी भी कई बार एग्जाम में आ सकता है। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की करी थी, इसके ऊपर मूवी भी है मोहनजोदारो। ठीक है, एनजी मजुमदार ने किसकी करी थी स्थापना? चन्नूधरो। चन्नूधरो की स्थापना करी थी। जॉन मार्शल कौन है भाई? सर जॉन मार्शल 1902 से 1928, 1902 से 1928 के बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। इन्हीं के ही देखरेख में इन दोनों ने क्या करा था? किसकी खुदाई करी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करी थी। ये सभी शहर इन्हीं की देखरेख में मिले हैं। ठीक है, अब एक आता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में, भारत में पुरातत्व के पिता, भारत में आर्कियोलॉजिकल साइंस के पिता, साइंस भी नहीं बोलेंगे सिर्फ आर्कियोलॉजी बोलेंगे, भारत में आर्कियोलॉजी के पिता, पुरातत्व के पिता इसे बोलते हैं। ये आता है आपका कौन? एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आज में आपने कई बार देखा भी होगा इनका नाम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलो, तो इसका आंसर आपको पता है, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो हदीस लिटरेचर है, इस्लाम धर्म की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, हदीस साहित्य पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का रिकॉर्ड है, यानी कि जो हदीस लिटरेचर होती हैं उसमें जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके द्वारा कही गई चीज़ों के बारे में बताया गया है। उन्होंने जो बोला है, उन्होंने जो बताया है, उनके रिकॉर्ड्स हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूफिज्म एक मिस्टिकल इस्लामिक बिलीफ है। सूफिज्म एक पार्ट है इस्लाम का, समझ में आया? सूफिज्म एक पार्ट है इस्लाम का। ठीक है, ये एक्सपीरियंस कराता है गॉड को पर्सनली किसी इंसान से। मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर आप सूफिज्म में हैं, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट नहीं, अपने आप एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे भगवान का। ओके, ये सूफिज्म में कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम धर्म के 5 पिलर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इस्लाम धर्म के 5 पिलर आपको पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला आपका कौन सा है? सबसे पहला क्या आएगा आपका? शहादा। शहादा का मतलब क्या होता है? शहादा का मतलब होता है कि भाई आप फेथ, आपको भरोसा है। फिर दूसरा है सलात। ठीक है, फिर दूसरा है क्या? सलात, जिसे बोलते हैं नमाज पढ़ना। भाई डेली नमाज पढ़ेंगे 5 बार। फिर आता है आपका ज़कात। ज़कात होता है ना, ज़कात करिए, ज़कात करिए, इस्लाम धर्म में आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, दान बोलते इससे। ठीक है, फिर आता है आपका सौम। सौम का मतलब है जब रमजान चल रहे होंगे तो आप फास्टिंग करेंगे, यानी कि उपवास रखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका हज, आप मक्का की यात्रा में जाएंगे, मक्का मदीना की यात्रा में जाएंगे। ये 5 क्या है? इस्लाम धर्म के पिलर्स हैं। ये भी ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चौथा वाला बोलते हैं जो चिश्ती ऑर्डर था, चिश्ती ऑर्डर भी किस किस से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये 4 मेजर सूफी ऑर्डर्स हैं। तारीख ऑफ इस्लाम दैट ओरिजिनेट इन चिश्ती, अ स्मॉल टाउन इन रावलपिंडी, पाकिस्तान। नहीं भाई, जो सूफी, जो चिश्ती सिलसिला है इस्लाम का, ठीक है, सूफी चिश्ती सिलसिला सूफीज्म में एक सिला है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, एक पार्ट है सूफीज्म का चिश्ती सिलसिला। इसकी उत्पत्ति भाई पाकिस्तान में नहीं हुई थी, चिश्ती ऑर्डर की, इसकी रावलपिंडी में कहीं नहीं हुई थी, इसकी हुई थी अफगानिस्तान में। ठीक है, हेरत के आसपास। ठीक है, कहाँ पे हुई थी भाई? अफगानिस्तान में कहीं इसके आसपास। कहाँ पे? हेरत। ठीक है, कहाँ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसकी क्या हुई है? एक तरीके से स्थापना हुई है, वहां पे ये मिला है। ओके, तो 1, 2 एंड 3 बिल्कुल ठीक है। 4th वाला यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा 4th है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज के द्वारा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य करे जिससे ब्रिटिशर्स के
नाक में दम हो गया। ब्रिटिशर्स इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। ब्रिटिशर्स इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये लोगों को उकसाते थे, लोगों को ये अंग्रेजों के खिलाफ भड़काते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहते थे कि ब्रिटिश रूल भारत में ख़त्म हो जाए। ओके, इसलिए इनसे ब्रिटिशर्स बहुत चिढ़ते थे। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, और ब्रिटिशर्स इनको बोलते हैं कि भारतीय असंतोष का जनक है ये, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बहुत वृद्ध थे ये, ठीक है। इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय निकाली थी, है ना, समथिंग इन 15 या 20 रुपये समथिंग निकाली थी इन्होंने उस टाइम पे, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने दी है। ओके, सुभाष चंद्र बोस SC बोस, ठीक है, ये इंडियन आर्मी को इन्होंने लीड किया। कब किया लीड? जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। अब 1939 में एक कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, वहां पर इनको सुभाष चंद्र बोस को दोबारा से प्रेसिडेंट चुना गया, किसका? INC का, जिससे कौन हार गए? पट्टाभी सीतारामैया हार गए, जो कि किसके फॉलोवर थे? गांधी जी के। गांधी जी इनको बड़ा मानते थे। अब गांधी जी को दुख नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने किसकी स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक भी छोड़ दिया, फिर ये चले गए कहाँ? अफगानिस्तान से होते हुए फिर ये कहाँ चले गए थे? सिंगापुर होते हुए फिर जापान चले गए। वहाँ पे इन्होंने INA की स्थापना करी। INA को फिर इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया? अपने अंडर में रख लिया। ओके, उसके बाद इन्होंने भारत पे आक्रमण किया, मतलब अंग्रेजों पे आक्रमण किया भारत के। भगत सिंह वो यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं इंडिया के, और ये HSRA के एक मेंबर भी थे। हाँ, भगत सिंह एक बहुत ही युवा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी एक बुक है, उन बुक का नाम क्या है? ठीक है, वाई आई एम एथीस्ट, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना, वाई आई एम एथीस्ट। एक अगर ये भी नहीं होगी तो एथीस्ट करके तो है इनकी एक, ठीक है, नास्तिक, ये भी है कुछ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग देख लेना एक बार, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। भगत सिंह, ठीक है, शहीद आजम जिसको हम बोलते हैं, ये HSRA के क्या थे? एक सदस्य थे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा भाई, वो सारे के सारे करेक्ट हैं। आंसर 3 बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजर्ट रिवर विच फ्लो फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन द डेजर्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना एग्जाम में, जो भारत का राजस्थान वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर अरावली जो है ना पहाड़ी, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें एक रुपेन भी है, ठीक है, जिसमें क्या है? आपकी रुपेन भी है, लूनी भी है। आपको पता है ना, लूनी नदी है ना, रेगिस्तान की गंगा बोलते हैं लूनी नदी को, ठीक है, रुपेन भी है। ओके, तो ये सब नदियाँ निकलती तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर क्रीक वाला एरिया है, ये जो दलदल वाला एरिया है, ये रेगिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे आगे विलुप्त हो जाती हैं। तो ये रुपेन नदी है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। लूनी नदी भी है, लूनी को हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान की गंगा बोलते हैं, इसलिए एग्जाम में आता है कई बार। अच्छा, अब आया दोबारा से स्टेटमेंट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जैसे यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है। नीलगिरी की जैसे देखो, अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। ये है आपका कौन सा? पूर्वी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, है ना। यहाँ पे आपने एक और पहाड़ी देखी होगी, कार्डमन, ठीक है, ये है आपका नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कभी पूछे सबसे ऊंची चोटी, तो आप बता देना सर, वो है आपका दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो यस, यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को मिलाता है आपस में। बिल्कुल ठीक है भाई। थार डेजर्ट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है? थार है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, ये आपको पता है। गोबी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोबी क्या है? ठंडा डेजर्ट है। भारत में ठंडा डेजर्ट कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है।
पटकई और पूर्वांचल रेंज आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। बिल्कुल ठीक है भाई, जो ये पटकाई है ना, यहाँ पर आपको ईस्टर्न हिमालयस मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, वहीं पे आपको मिलेगा पतकाई पूर्वांचल रेंज, और ये आपको नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आपको मिलेगा। तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। ओके, अगला यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं। द सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज आपको बीचों बीच मिलेगी, है ना, विंध्याचल से ऊपर। ये एक प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, जिसका एलिवेशन 300 से 400 मीटर अबव है सी लेवल से। 300 से 400 का लेवल नहीं है, पहली बात तो ये आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है। ये बहुत डीप हो गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे भी काफ़ी कुछ देखना पड़ा तब जाके ये समझ में आया है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, ऐसा नहीं है भाई। कम से कम ये 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई में इसका एलिवेशन है, 300 से 400 नहीं है। ये स्टेटमेंट बस यहीं पर ही आके खत्म हो रहा था, बाकी 3 स्टेटमेंट गलत है। 1, 2 एंड 3 बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जी, ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। PMAY क्या आता है फिर आपका, अर्बन, यू आता है, ठीक है। ये आपका जी ग्रामीण, वैसे तो आर आना चाहिए, रूरल। PMAY हैड बीन रिवाइज्ड इन अ लाइन विद द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2021 इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने ये कहा है कि हम सभी लोगों को घर दे देंगे 2021 में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उनके अपने घर होंगे, ठीक है। 2021 गलत है, 2022 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट गलत है, पहली बात तो स्टेटमेंट पूरी गलत है। अभी तक घर तो छोड़ो, एक कमरा नहीं दे पाए होंगे अभी तक सरकार किसी भी एक गरीब आदमी को, घर की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। एक छत नहीं दे पाई होगी सरकार, बस बोलने पर ही है ये स्टेटमेंट। दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, पहले इसका नाम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उससे ही पहले था स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। तो NRLM का नाम ग्रामीण दीनदयाल योजना कर दिया गया, ठीक है, 2006-7 के बाद। अब इसने क्या करना था कि इसने जो ग्रामीण गरीबी थी ना, ग्रामीण गरीबी, उसको खत्म करना था, और वहां पे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको उनका काम दिलाना था जो वो काम कर सकते हैं। भाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत क्या होता है भाई, ठीक है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो MP होते थे उनको अपने एक एरिया लेना था, ठीक है, एक विलेज गोद लेना था और उसका सारा का सारा कायाकल्प करना था। लेकिन इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या करा, एरिया चुना और वहां की जमीनें अपने नाम पे करनी स्टार्ट कर दी और अमीर बनते गए, ठीक है। द ई-पंचायत प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द पंचायत इन द कंट्री, एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ई-पंचायत लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2006 के आसपास को लॉन्च किया गया था। मतलब डिजिटल इंडिया का ये, डिजिटल इंडिया से पहले का ये पार्ट है कि भाई सभी पंचायतों को आपस में मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। डिजिटल इंडिया तो 2015-16 में आता है। तो ई-पंचायत के तहत मतलब सभी को आपस में जोड़ना था। ये भी बिल्कुल ठीक है कि भाई ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ठहराना है सभी को, ठीक है, बस काम ही नहीं करना है, बाकी सबको जिम्मेदार ठहराते रहो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, पहला वाला आपका गलत स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, साफ्टा, जिसे हम बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये एग्रीमेंट जो था इसको साइन किया गया था ताकि ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो पाए सार्क कंट्रीज का। सार्क कंट्रीज का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर, इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो भाई, नेपाल के काठमांडू में, है ना, ये आपको पता है। स्थापना कहाँ पे हुई थी इसकी, ढाका में हुई थी, ये भी आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब तो ये बंद हो चुका है, 7 समथिंग इसके क्या थे, इंडिया भी इसका मेंबर है। अब तो इसकी मीटिंग होती नहीं है, कोई इसको इतना इंपॉर्टेंट देता नहीं है कि इसकी जगह बिम्स्टेक आ चुका है, इसकी जगह SCO आ चुका है, इसकी जगह ADB आ चुका है, इसकी जगह अब वो आ चुका है जो आपका ब्रिक्स, ठीक है। तो ये अब इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, इसकी जगह आसियान, अब तो वैसे आसियान में तो इंडिया है नहीं, ठीक है। तो ये उस टाइम का एग्रीमेंट था साफ्टा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो सार्क कंट्रीज थी, भारत, सार्क कंट्रीज में कौन कौन थे, ठीक है, भारत का जो है पूरा एरिया, ठीक है, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, तो 7-8, अफगानिस्तान को भी जोड़ा था एक बार के लिए, ठीक है। इन सब कंट्रीज ने आपस में जुड़कर एक एग्रीमेंट बनाया था साफ्टा, जहां पर फ्री ट्रेड होगा। द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
हैज इंक्रीज टू 1.35 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल 2022 एंड अगेन 516 मिलियन इन द होल 2021-22। तो यानी कि ये बड़ा है और बड़ा ही होना चाहिए। उसके बाद हमने ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया था 2022 के बाद, क्योंकि आपको पता है जो हमला हुआ था उसके बाद से ये पूरा का पूरा बंद हो गया था। बांग्लादेश जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में 7-8 आपको कंट्रीज मिलेंगी, अफगानिस्तान से लेकर भारत, इंडिया, है ना, भारत इंडिया नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। इन सभी में सबसे समृद्ध अगर देखा जाए तो भारत है। भारत के बाद सेकंड नंबर में बांग्लादेश है। अब तो बांग्लादेश भी बिल्कुल इस्लाम के तहत जाने वाला है, तो आपको पता ही है क्या होता है फिर, ठीक है। तो बांग्लादेश को क्या कर दिया गया है यहाँ पे, बांग्लादेश भारत का क्या है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ओके, इंडिया का साउथ एशिया में, जहां पर 7 कंट्रीज आती हैं, ओके। तो हमारा बिल्कुल ठीक है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो हमारा 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट, ओके। तो थर्ड वाला पार्ट आप देख सकते हैं, थर्ड वाला पार्ट भी, और उसको ढंग से आप याद करेंगे सारे के सारे पार्ट्स को, सो दैट कि आपका क्लियर हो जाए, मतलब आपके जीके के क्वेश्चन का जो डर है वो खत्म हो जाए।